नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर परीक्षा में। दोस्तों आज है 2 मार्च और 2 मार्च की हम सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन आज की इस वीडियो में लेके आए हैं दोस्तों। तो आज की इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखेंगे, तभी आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ में आएगा। दोस्तों जैसा कि 2 मार्च के सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन आज की इस वीडियो में हम लेके आ चुके हैं, तो चलिए हम 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि इससे रिलेटेड जो भी अपडेट आए डेली करंट अफेयर वो आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वह है स्विफ्ट वित्तीय संदेश सेवा में यस का अर्थ क्या है। इसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन मिल गए हैं। पहला सुरक्षित, दूसरा है समाज, तीसरा है सरल और चौथा है सेवा। तो दोस्तों जो आपका करेक्ट आंसर है वह है स्विफ्ट सिस्टम का अर्थ सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन है। यह सुरक्षित वित्तीय संदेश सेवाओं का विश्व अग्रणी प्रदाता है। हाल ही में अमेरिका और यूरोप संघ EU ने स्विफ्ट प्लेटफॉर्म से कई रूसी बैंकों को काटने का फैसला किया है। रूस के केंद्रीय बैंक की संपत्ति भी जमी होने की उम्मीद है, ताकि रूस के विदेशी भंडार तक पहुंचने की क्षमता पर प्रतिबंध किया जा सके। तो चलिए हमारा सेकंड क्वेश्चन है हमारा, मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन MCC किस देश की एक पहल है। यहाँ भी आपको 4 ऑप्शन मिल जा रहे हैं, USA, रूस, चीन, जापान। तो आपका जो करेक्ट आंसर हुआ है दोस्तों, 2004 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा बनाया गया मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन MCC आर्थिक विकास का समर्थन करने के लिए बड़े अनुदान प्रदान करता है। हाल ही में नेपाल की संसद ने कई सड़कों पर विरोध के बावजूद 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुदान को मंजूरी दी है। नेपाल ने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्तीय पोषण के लिए 2017 में अमेरिकी सरकार के MCC समझौते पर हस्ताक्षर किए, लेकिन राजनीतिक दलों के भीतर विभाजन के कारण इसका अनुसमर्थन नहीं किया गया। तो दोस्तों जो आपका करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन है USA, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन किस देश की एक पहल है, तो वह है USA की। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, मौत के मामले में हिट एंड रन पीड़ितों के परिजनों को संशोधित मुआवजा क्या है। 50,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 2 लाख रुपये, 3 लाख रुपये। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर है वह है 2 लाख रुपये। तो इसके बारे में हम विस्तार से आपको बता देते हैं कि क्या है 2 लाख रुपये। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने हिट एंड रन मोटर दुर्घटना के पीड़ितों को मुआवजा योजना अधिसूचित है। यह 1 अप्रैल 2022 से लागू होगा दोस्तों। योजना के अनुसार 1 अप्रैल 2022 से पहले जो था 25,000 मृत्यु के मामले में मिलता था हिट एंड रन पीड़ितों को। परियोजना के मुआवजा में बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दिया गया है दोस्तों। हिट एंड रन मामले में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को मिलने वाला मुआवजा 12,500 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपया कर दिया गया है दोस्तों। तो यानी कि आपका करेक्ट आंसर है जो दोस्तों वह है 2 लाख रुपये। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न क्या है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA का मुख्यालय कौन सा है। जिनेवा, वियना, न्यूयॉर्क, मॉस्को। तो दोस्तों यह क्वेश्चन आपके इस करंट अफेयर में सम्मिलित करने का मतलब यह है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना चाहता है और परमाणु हथियारों के लिए इसका उपयोग को रोकना चाहती है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है दोस्तों, वियना में है। कहाँ पे है, वियना में। आपका राइट आंसर है दोस्तों वह है वियना, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। IAEA के 35 देशों के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस यूक्रेन को लेकर आपात बैठक बुलाई है। बोर्ड के सदस्यों कनाडा और पोलैंड ने यूक्रेन के अनुरोध पर बैठक बुलाई है, जो बोर्ड नहीं है। यानी कि दोस्तों अभी हाल ही में चल रहे रूस और यूक्रेन के युद्ध में इसके लिए बैठक बुलाई गई है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है वियना। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा,
हाल ही में शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों यह शून्य भेदभाव दिवस क्या है, यह कब मनाया था या क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में पहले पूरी जानकारी आपको देते थे। शून्य भेदभाव दिवस हर साल 1 मार्च को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य यह है कि सभी लोग को उनके कानून और नीतियों में बिना किसी भेदभाव के समानता, समावेश और सुरक्षा का अधिकार सुनिश्चित करना है। शून्य भेदभाव दिवस 2022 का जो मुख्य विषय था दोस्तों वह है नुकसान पहुंचाने वाले कानूनों को हटाएं, सशक्त बनाने वाले कानून को बनाएं। यह 1 मार्च 2014 को पहली बार मनाया गया था। तो आपका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन सी, 1 मार्च, यानी हाल ही में शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों करेक्ट आंसर है 1 मार्च। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। जो अगला प्रश्न है हमारा वह है जन औषधि सप्ताह दिवस। जन औषधि सप्ताह दिवस कब से कब तक मनाया जाता है? दोस्तों जन औषधि सप्ताह दिवस 1 मार्च से 7 मार्च तक मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्या रीज़न है, हम आपको पूरा बताते हैं 1 बाय 1 करके। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने 1 मार्च से 7 मार्च तक जन औषधि दिवस का आयोजन करेगा। 7 मार्च को चौथा जन औषधि दिवस भी मनाया जाएगा। जन औषधि दिवस का विषय है जन औषधि जन उपयोगी। जन औषधि सप्ताह और दिन का क्या उद्देश्य है दोस्तों, तो उसको भी बता देते हैं आपको हम। जेनेरिक दवाओं के उपयोगी और जन औषधि परियोजनाओं के लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करना। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना नवंबर 2008 में भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था दोस्तों। तो यानी हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1 मार्च से 7 मार्च तक, यानी कि ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हाल ही में यूनेस्को ने 2021-2022 में भारत के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि को कितने प्रतिशत पर अनुमानित किया है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वह है, अभी हम आपको बताते हैं स्टेप बाय स्टेप में। पहला जो ऑप्शन है 8.4%, दूसरा है 9.2%, तीसरा है 7.8% और चौथा है 8.9%। तो आपका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन डी, 8.9%। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं क्या है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने राष्ट्रीय खातों का दूसरा अग्रिम अनुमान जारी किया 2021-22 और 2021 के लिए यूनेस्को के अनुसार जीडीपी विकास दर की बात करें तो दोस्तों 2021-22 के लिए 8.9% था। यह पहले 9.2% था और 2020-21 के लिए बताएं आपको तो यह -6.6% था। यह अब नहीं, पहले दोस्तों यह -7.3% था, वर्तमान में 6.6% है। तो आपका जो हाल ही में यूनेस्को ने 2021-22 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि को कितने प्रतिशत पर अनुमानित किया है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 8.9% पे। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब से कब तक मनाया जाएगा? यहाँ भी आपको 4 ऑप्शन मिल जा रहा है। पहला है हमारा 1 मार्च से 8 मार्च तक, दूसरा है 8 मार्च से 15 मार्च तक और तीसरा है 25 फरवरी से 2 मार्च तक, चौथा है 10 मार्च से 17 मार्च तक। तो दोस्तों जो ये करेक्ट आंसर है आपका हुआ है 1 मार्च से 8 मार्च तक, यानी कि ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है आपका वो करेक्ट आंसर है। 1 मार्च से 8 मार्च तक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह मनाया जाएगा। इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्या है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय 1 मार्च से 8 मार्च तक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह मनाएगा दोस्तों। चलते हैं हम अब अगले प्रश्न पे। जो हमारा अगला प्रश्न है वह है हाल ही में सेबी के लिए 3 साल की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों यह आपके परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग जरूर इसे टिक करके रखिएगा, अपने नोट में जरूर नोट करके रख लीजिएगा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन मिल जा रहे हैं इसमें भी। पहला है सुनीता श्रीवास्तव, दूसरा है माधवीपुरी बुच, तीसरा है नंदिनी चौहान और चौथा है आशा सिंह। तो जो आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन बी, माधवीपुरी बुच। 3 साल की अवधि के लिए सेबी यानी कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त की गई हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह ऑप्शन बी, माधवीपुरी बुच। इसी तरह से हम चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन हमारा है, पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत की पूजा जतेन ने कौन सा पदक जीती हैं दोस्तों। यहाँ भी आपको 4 ऑप्शन मिल जा रहा है। पहला है स्वर्ण पदक, दूसरा रजत, तीसरा कांस्य और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो हमारा करेक्ट आंसर हुआ है पूजा जतेन पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में रजत जीतने वाली पहली भारतीय बनी हैं। वह दुबई संयुक्त अरब अमीरात में पैरा वर्ल्ड चैंपियनशिप के एक व्यक्तिगत वर्ग रजत जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। रजत पदक से संतुष्ट होने के लिए वह फाइनल में इटली के पोल्ट्री विजेंसा से हार गई। भारत ने अपने अभियान का अंत 2 रजत पदकों के साथ किया, जो देश के लिए पहला था। दोस्तों चलते हैं मैं अगले प्रश्न पे। जो हमारा अगला प्रश्न है वह क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हाल ही में वेस्ट इंडीज़ के किस खिलाड़ी का निधन हो गया है। मैरिस फॉरेस्टर, जेफरी वाइकार्ड, सनी रामाधीन, कॉलिन काउडरे। तो यहाँ भी आपको 4 ऑप्शन मिल जा रहा है और साथ ही में हम यहाँ पे इनकी फ़ोटो भी आपके सामने ला के रख दिए हैं। आप अगर फ़ोटो से पहचानते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं, इनका साइड में राइट साइड में इमेज हमने लगा दिया है। तो चलते जानते हैं कि किसका निधन हो गया है। तो वेस्ट इंडीज़ के स्पिन दिग्गज सन्नी रामाधीन का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वह उस टीम का हिस्सा थे जिसने 1950 में इंग्लैंड में अपनी पहली श्रृंखला जीती थी। उन्होंने 1950 में ओल्ड ट्रैफर्ड में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया था। रामाधीन का अंत हुआ 43 टेस्ट खेल और 29.98 की औसत से 158 विकेट लिए। रामाधीन ने 184 प्रथम श्रेणी मैच खेले हैं और 20.24 औसत से 758 विकेट लिए हैं। 1960 की दशक में अंत में खेल से हुए क्या संन्यास लेके इंग्लैंड चले गए थे दोस्तों। यानी आपका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, सन्नी रामाधीन। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, यह भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। यह है, हाल ही में किस देश ने विश्व के सबसे बड़े विमान को नष्ट कर दिया है। रूस, यूक्रेन, चीन, अमेरिका। यहाँ भी आपको 4 ऑप्शन मिल रहे हैं। तो हम आपको करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है रूस। जो आपका करेक्ट आंसर है वह रूस। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि क्यों नष्ट कर दिया है। यूक्रेन पर रूसी आक्रमण, रूस ने यूक्रेन के एंटोनोव 225 कार्गो विमान को नष्ट कर दिया है। यानी दोस्तों यह पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्लेन था जिसे रूस ने नष्ट कर दिया है। उसका नाम क्या था दोस्तों, एंटोनोव 225 कार्गो विमान। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस देश के राष्ट्रपति से शीर्ष ओलंपिक सम्मान वापस ले लिया है। या दोस्तों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आज की इस वीडियो का दोस्तों। तो आज आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का करंट अफेयर कितना महत्वपूर्ण था आज आप लोगों के लिए। तो चलिए चलते हैं, इसको भी जान लेते हैं कि किस देश के राष्ट्रपति से शीर्ष ओलंपिक सम्मान वापस ले लिया गया है। पहला है रूस, व्लादिमीर पुतिन। दूसरा यूक्रेन, व्लादिमीर जेलेंस्की। तीसरा है चीन, शी जिनपिंग। और चौथा है बेलारूस, अलेक्जेंडर लुकाशेंको। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, रूस, व्लादिमीर पुतिन। यानी रूस के राष्ट्रपति से क्या है, ओलंपिक शीर्ष ओलंपिक सम्मान को वापस ले लिया गया है। तो चलते हैं इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों कि क्यों ले लिया गया है। तो इससे पहले हम जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लुसाने, स्विट्जरलैंड में है दोस्तों। अगर इसके बात करें कि वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो अध्यक्ष हैं थॉमस बाख। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना की बात करें तो 23 जून 1894 में पेरिस, फ्रांस में हुआ था दोस्तों। तो इनसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक शीर्ष सम्मान किस राष्ट्रपति से वापस ले लिया गया, रूस के। क्यों ले लिया गया उसके बारे में आपको बताते हैं थोड़ी सी जानकारी। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने यूक्रेन पर आक्रमण के जवाब में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से ओलंपिक शीर्ष सम्मान छीन लिया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने खेल संघों और आयोजकों से यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद रूसी और बेलारूसी एथलीटों और अधिकारियों
को अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों से बाहर करने का आग्रह किया है दोस्तों। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए। तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि डेली का डेली करंट अफेयर आपको मिलता रहे। मिलते हैं आपको हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।